स्वागत है मित्रों मेरे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे मैं आज आपके लिए लाया हूँ टेक्निकल टैबलेट सीरीज के डोज 7 का वीडियो। आज के वीडियो का जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है आईडीएमटी रिले, एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस समय के एग्जाम में लगभग लगभग बहुत बार ये चर्चा में बना हुआ है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे है फ्यूज एलिमेंट और हीटिंग एलिमेंट के बारे में हमने बताया है। ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्रिएट क्वेश्चन करता है, बार बार एग्जाम पूछता भी है और जनरली लड़के इसका क्वेश्चन आंसर जो है गलत मार्क के आते हैं। तो आज आप देख लीजिए फ्यूज एलिमेंट और हीटिंग एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो फ्यूज एलिमेंट जो होना चाहिए वो हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और लो रजिस्टिविटी होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें फ्री फ्रॉम डिटेक्शन होना चाहिए और इसमें ओमिक लॉस जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो ये हो गए फ्यूज एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं हीटिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, किसकी, हीटिंग एलिमेंट की, और हाई रजिस्टिविटी होना चाहिए और अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज यानी कम होनी चाहिए। इसके अलावा हीटिंग एलिमेंट में जो होनी चाहिए वो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी हाई होनी चाहिए और ऑक्सीडेशन के बारे में जानते हैं आप लोग कि इसके ऑक्सीडेशन के गुड इसमें प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए। हीटिंग एलिमेंट पे हम लोग जनरली एलॉय का उपयोग करते हैं और आप लोग हीटिंग एलिमेंट में एक एग्जांपल में समझ सकते हैं कि नाइक्रोम जैसे होता है हीटर में यूज करते हैं, तो वो हीटिंग एलिमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग पावर डेवलप्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट। मित्रों डोज 5 के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पावर डेवलप्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट एट टरबाइन। तो टरबाइन वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो था P इक्वल टू 0.736 क्यू रो एच ईटा बाई 75 ऐसे करके कुछ था किलोवाट में। तो वो टरबाइन का जो पावर था, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पावर डेवलप्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट। ये सॉफ्ट पावर जो डेवलप होता है हाइड्रो पावर प्लांट का वो है P इक्वल टू 1000 इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच। क्यू यहाँ पे वही सेम है, डिस्चार्ज रेट है, जिसकी यूनिट एक बार एग्जाम में पूछा गया था, वो था मीटर पर क्यूब था। और यहाँ पे जी है और एच इसका यूजुअल मीनिंग है। जी का मीनिंग आप समझ रहे हैं, ये ग्रेविटी है, और एच जो है ये हेड से रिलेशन है, हेड यानी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इस फार्मूले का उपयोग करके आप पावर डेवलप्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट में सप्ट में निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, ये है आईडीएमटी रिले का। हम लोग डिस्कस करेंगे आईडीएमटी रिले के बारे में पूरी तरीके से। तो ये सबसे पहले जान लीजिए कि इसका पूरा नाम जो होता है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम लैग रिले होता है। ये एक प्रोटेक्टिव रिले होता है। जनरली इसका उपयोग बैकअप प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, यानी करंट की वैल्यू बढ़ते ही इसकी जो एक्शन करने की प्रक्रिया होगी वो बहुत तेज बढ़ जाएगी, अपोजिट में होता है। और एक प्रश्न और पूछा गया था एग्जाम में कि आईडीएमटी रिले को ही डिफरेंशियल रिले भी कहते हैं। अच्छा, आईडीएमटी रिले का मुख्य रूप से उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग तो हम तीनों केस में करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर में भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी करते हैं और ट्रांसमिशन लाइन में भी करते हैं। लेकिन जनरली जो मुख्य रूप से इसका उपयोग है यानी आईडीएमटी रिले का, वो ट्रांसफार्मर में जब हम लोग एक्सटर्नल फॉल्ट, यानी कि इंटरनल फॉल्ट के लिए दोस्तों मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल फॉल्ट के लिए तो हम लोग बुकोज रिले का उपयोग करते ही हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल फॉल्ट कोई होती है, जब एक्सटर्नल फॉल्ट होती है तो उस केस में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर को हम आईडीएमटी रिले का उपयोग करते हैं। यानी अगर एक्सटर्नल में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, ओवर सर्किट फॉल्ट हो गया, ये सब कुछ अगर होता है तो उसके लिए हम आईडीएमटी रिले का यूज करते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में और ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग बैकअप प्रोडक्शन के लिए आईडीएमटी रिले का उपयोग करते हैं। अब आते हैं एमकेएस और एसआई पद्धति। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एमकेएस और एसआई पद्धति। इसके बारे में जनरली लोगों को पता नहीं है कि ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं या अलग अलग होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति दोनों दो डिफरेंट है। हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों दो डिफरेंट वे हैं। एमकेएस पद्धति में केवल 3 यूनिट का उपयोग होता है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें फंडामेंटल यूनिट की वैल्यू केवल 3 होती है, जबकि एसआई पद्धति में कुल 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। एसआई पद्धति एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जबकि एमकेएस पद्धति केवल मीटर, किलोग्राम और सेकेंड पर ही आधारित होता है। मित्रों, एमकेएस पद्धति सबसे पहले यानी 1875 ईस्वी में ही एमकेएस पद्धति आ चुकी थी, लेकिन जब एसआई पद्धति आया तो इसमें लगभग 100 वर्ष मान लीजिए, यानी 1960 के ईस्वी में ये एसआई पद्धति प्रकृति में आई। एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि एमकेएस पद्धति का उपयोग केवल मैकेनिकल क्वांटिटी के लिए ही करते हैं, यानी केवल एक मैकेनिकल क्वांटिटी की ही यूनिट बताता है। लेकिन एसआई पद्धति जो होता है वो मैकेनिकल क्वांटिटी के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज़, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़, ऑप्टिकल क्वांटिटीज़, इन सब के बारे में जानकारी देता है एसआई यूनिट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ ब्रीथ फैक्टर के बारे में बताया है। मित्रों, ब्रीथ फैक्टर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो पहले पहले तो उस ब्रीथ फैक्टर के बारे में हम लोग जानते नहीं थे। जब मैंने उस क्वेश्चन को देखा तो उसके सॉल्यूशन में ये दिया था ब्रीथ फैक्टर ही केडी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ही है। मित्रों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रीथ फैक्टर कोई अलग से फैक्टर नहीं है, ये केवल केडी ही है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला जैसे आप जानते हैं, साइन एम बीटा बाई टू बाई एम साइन बीटा बाई टू, जहाँ पर यम जो होता है हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज होता है और बीटा इक्वल टू 180 बाई स्लॉट पर पोल होता है। तो ये वही फार्मूला है, बस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को यहाँ पे इन्होंने ब्रीथ फैक्टर कह दिया है। तो ये दिमाग में याद कर लीजिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछे या फिर ब्रीथ फैक्टर पूछे तो हमें केडी की ही वैल्यू निकालनी है।
यहाँ आप देख रहे हैं पावर सप्लाई के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों इस वीडियो का। एलपीएस और एसएमपीएस, एसएमपीएस को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट यूपीपीसीएल के एग्जाम में एसएमपीएस के 1 या 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है, तो आइए पूरी तरीके से इसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि व्हाट इज एसएमपीएस एंड एलपीएस। सबसे पहले एलपीएस की हम लोग बात करेंगे तो एलपीएस का पूरा नाम होता है ये लीनियर पावर सप्लाई। और एलपीएस जो है एक पुराना, बेसिकली एलपीएस और एसएमपीएस का सबसे पहले उपयोग समझ लीजिए। तो हम लोग एसी क्वांटिटी को डीसी क्वांटिटी में चेंज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एसएमपीएस या फिर एलपीएस या पावर सिस्टम का उपयोग करते हैं। एलपीएस एक ट्रेडिशनल वे, हमारे पुराना तरीका है। एलपीएस का उपयोग करना हम लोगों ने क्यों बंद कर दिया, तो ये जान लीजिए कि ये एलपीएस में लोअर फ्रिक्वेंसी के ट्रांसफार्मर यूज होते थे। इफिशियंसी इसकी काफ़ी कम होती थी, लगभग एलपीएस की एफिशिएंसी 50 से 60% होती थी। यानी एसी से जब डीसी में हम लोग इसको कन्वर्ट करते थे तो इफिशियंसी 50 से 60% ही मिलती थी। काफ़ी भारी होता था, लार्ज स्पेस की घेरता था। इसके अलावा इसके में और बहुत सारी कमियां थी जिसको हटा करके इसका जगह एसएमपीएस ने लिया। अब आते हैं एसएमपीएस के बारे में जानने के लिए। तो एसएमपीएस को अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी सबसे पहले तो इफिशियंसी हमारी बहुत अच्छी हो चुकी थी। एसएमपीएस की इफिशियंसी अच्छी क्यों हुई, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जितने भी डिवाइस, जितने भी इक्विपमेंट यूज किए वो हायर फ्रीक्वेंसी के यूज किए। फ्रीक्वेंसी हायर करने से ये अच्छा कैसे हो गया मित्रों, अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि इसने स्पेस कम हो गया। जैसा आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्पेस यानी कि आकार छोटा होता है। तो फ्रीक्वेंसी, जब हायर फ्रीक्वेंसी का हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट यानी इक्विपमेंट या एसएमपीएस में यूज किया तो वो कम जगह, स्पेस बहुत कम, कॉम्पैक्ट साइज में हो गया, स्पेस कम लिया। ये आप सामने देख रहे हैं एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम। अगर मान लीजिए हमें 220 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है तो ये रहा इसका ब्लॉक डायग्राम। हम लोग रेक्टिफायर में सबसे पहले इनपुट देते हैं, चॉपर का उपयोग करते हैं क्या करने के लिए, तो चॉपर का उपयोग जानते हैं डीसी, कांस्टेंट डीसी को हम लोग वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और इसी वेरिएबल डीसी को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो भी यहाँ पे है ये भी एक हायर फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर होता है। इसके बाद जो हमको आउटपुट पे एसी मिलता है वो लो वोल्टेज मिलता है। पुनः रेक्टिफायर का उपयोग करके हम आउटपुट पर डीसी वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं फीडबैक सिस्टम को ही मैंने दिया। ये फीडबैक सिस्टम जो है मित्रों, फीडबैक सिस्टम का उपयोग मात्र इतना है कि आउटपुट जो हमें डीसी मिल रहा है वो कांस्टेंट वे में मिल रहा है कि नहीं। मान लीजिए हमें आउटपुट को 24 वोल्ट की डीसी चाहिए थी, तो ये 24 वोल्ट डीसी ही आउटपुट पर प्राप्त हो रही है कि नहीं, इससे बताता है फीडबैक सिस्टम हमारे चॉपर को। अगर 24 वोल्ट हमें डीसी आउटपुट पर नहीं मिल रही है तो ये चॉपर को पुनः देता है, एक संकेत देता है और चॉपर पुनः एक्टिव होकर के आउटपुट पर 24 वोल्ट का सप्लाई देता है। अब ये नीचे आप देख रहे हैं 240 वोल्ट के एसी को हम लोग जब डीसी में कन्वर्ट किए हैं तो कितने वेव फॉर्म बने हैं एसएमपीएस सप्लाई में। तो एसएमपीएस में ये कुल 2 2 4 2 6 7 तरह के फॉर्म बने हुए हैं। इसमें हम लोगों ने कुल पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट करके एक प्योर डीसी प्राप्त किया है। तो ये हो गया एसएमपीएस के बारे में पूरी जानकारी। एसएमपीएस का उपयोग बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का है। मॉडर्न तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में खासतौर पर यूज किया जाता है और इसमें फीडबैक सिस्टम का उपयोग है। ये सब काफ़ी इसके प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से एसएमपीएस का उपयोग आज के समय में बहुत दायज तरीके से किया जा रहा है। लाइनर पावर सप्लाई से ये कई गुना अच्छा होता है। अब आइए अगले पॉइंट पे। मित्रों अगला पॉइंट पे आप देख रहे हैं कोर ट्रांसफार्मर और ये सेल ट्रांसफार्मर। हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा हुआ है कोर ट्रांसफार्मर और सेल ट्रांसफार्मर के बारे में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देता हूँ कि कोर ट्रांसफार्मर में जो योक होता है एक होता है और लिम्ब होते हैं जो 2, ये शायद आप जानते होंगे। लेकिन सेल ट्रांसफार्मर में योक जो होता है 2 होता है और लिम्ब 3 होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी अभी मैं आपको दूंगा। ये रहा आपके सामने कोर ट्रांसफार्मर और सेल ट्रांसफार्मर का डायग्राम। मित्रों कोर ट्रांसफार्मर में एक योग है और 2 लिम्ब है। लिम्ब आप देख रहे हैं ये जो लॉन्गिट्यूडनल वाला पार्ट है इसे लिम्ब कहते हैं। और योग हम किसे कहेंगे, अगर हमारा फ्लक्स जिस पाथ को लेकर के पूरा कंप्लीट हो रहा है कोर में उसे हम एक योग कहते हैं। तो एक योग आप इसमें देख रहे हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हैं इसने फ्लक्स को पूरी कंप्लीट करने के लिए इन्होंने 2 पार्ट, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 2 पार्ट को चूज किया, यानी 5/2 करके इसने 2 पार्ट चूज किया है, जिस वजह से इसमें 2 योग हो गए। लिम्ब इसमें भी वही सेम है, यानी कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो पार्ट है कोर का, यानी 1 2 3 ये 3 पार्ट सेल में है। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि कोर ट्रांसफार्मर में जो होता है जो कोर होता है वो बाइंडिंग से सराउंडेड होता है, यानी बाइंडिंग से घिरा होता है। लेकिन सेल टाइप ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग जो होता है सराउंडेड होता है कोर से। ये 2 डिफरेंस हो गए। इसके अलावा तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो मीन लेंथ होता है कॉइल का कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वो छोटा होता है, शॉर्टर होता है। वही सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो मीन लेंथ होता है वो बड़ा होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं अगला प्रश्न, ऑक्टल इक्विवेलेंट को मैंने एक लिया है F9.2 सी। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे हम लोग ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे। तो इसको जानने से पहले मैंने इसी प्रश्न को क्यों लिया है ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके पहले आप देख लीजिए कि ABCDEF ये इसके हमने जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो A की वैल्यू 10 होती है, B की 11, इसी तरह से F की वैल्यू 15 होती है। तो इतना जानने के बाद आइए देखते हैं इस प्रश्न का पूरी तरह का सोल्यूशन। F92716 को जो हम लोग पहले ए और एफ और सी की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 15 और सी की वैल्यू हो जाएगी 12। मित्रों अब इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। तो जैसा आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें कुल उन्हें 4 डिजिट में पार्ट में तोड़ना होता है। तो 15 की वैल्यू आप देख रहे हैं 0 1 1, उसी तरह 9 और 2 और 12 की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे। बताने वाली बात इसमें यह है कि पॉइंट के इस साइड यानी 1 5 9 यानी 15 और 9 को जब हम बाइनरी में तोड़ेंगे, जब हम इसको
ऑक्टल नंबर पर चेंज करते हैं, 3-3 का पेयर बनाते हैं। मित्रों 3-3 के पेयर बनाने के लिए जब हम पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में देखेंगे तो हम यहाँ से राइट साइड से इसका कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करेंगे, यानी 1-0-0, 1-1-1 और 1-1-0। वहीं अगर पॉइंट के बाद वाला यानी 2 और 12 को अगर हम कॉम्बिनेशन बनाना 3-3 का शुरू करेंगे तो हम इसे लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, यानी 0-0-1, 0-1-1, 0-0-0। तो ये ध्यान देने वाली बात थी इसमें कि अगर हम पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला डिजिट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो उसके लिए हमें राइट साइड से इसका पेयरिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉइंट के दाएं साइड यानी बाएं साइड 2-12 को अगर हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी में तो हमें लेफ्ट साइड से इसको पेयरिंग करनी पड़ेगी या कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो 371.130 ये उसका हो गया ऑक्टल नंबर कन्वर्जन होने के बाद। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, बार्क हाउजन इफेक्ट के बारे में बताया है। बार्क हाउजन क्राइटेरिया कंडीशन भी इसमें होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए बार्क हाउजन क्राइटेरिया स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता क्या है। तो यानी बार्क हाउजन क्राइटेरिया जो होता है एक मैथमेटिकल कंडीशन होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का ऑक्सीलेशन ये करेगा या नहीं करेगा इसके लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर को डिज़ाइन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है और ये है ऑक्सीलेशन को जनरली ऑक्सीलेशन को रोकने का ही वर्क करता है। अब आते हैं इसके कंडीशन के बारे में। तो ए बीटा इक्वल टू 1 इसका परिमाण जो होना चाहिए ए के बराबर होना चाहिए। जो एंगल होना चाहिए ए बीटा का वो 0 डिग्री या 360 डिग्री होना चाहिए। ए है क्या, ए यहाँ पे गेन है और बीटा क्या है, बीटा ट्रांसफर फंक्शन है। आप देख रहे हैं नेगेटिव फीडबैक ऑफ एम्पलीफायर। मित्रों नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का फॉर्मूला जो होता है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए एफ इक्वल टू ए बाई 1 प्लस ए बीटा। चूँकि ये नेगेटिव फीडबैक है इसलिए हम नीचे यहाँ पर प्लस की वैल्यू रखे हैं। अगर यही पॉजिटिव फीडबैक होता तो 1 प्लस ए बी की जगह पर 1 माइनस ए बीटा हो जाता। यहाँ पे ए क्या है, ओपन लूप गेन है, ए बीटा क्या है, लूप गेन है। अब इसके बारे में कुछ मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अगर हमारा नेगेटिव फीडबैक अगर ये फार्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जाएंगी। सबसे पहले अगर ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है तो इसका गेन यानी ओवरऑल गेन क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। और इसके बाद अगर गेन रिड्यूस हो गया तो स्टेबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटीज़ इंक्रीज होने के साथ जो बैंडविड्थ होता है वो हमारा बढ़ जाएगा और बैंडविड्थ बढ़ने के साथ साथ डिस्टॉर्शन जो होता है वो लेस हो जाता है और डिस्टॉर्शन जैसे ही कम हुआ नॉइस भी हमारा कम हो जाता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हमारा नेगेटिव फीडबैक है तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, नॉइस कम हो जाता है, बैंडविड्थ बढ़ जाता है, डिस्टॉर्शन कम हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और रिड्यूस गेन भी घट जाता है। टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में आपने पढ़ा होगा। टेम्पोररी मैग्नेट को ही इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। जनरली टेम्पोररी मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट की इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑन होने पे ही इसमें मैग्नेटाइजिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है या फिर ये एक हार्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो तभी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उपलब्ध होती है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, टेलीफोन में करते हैं और लाउड स्पीकर में भी इसका उपयोग करते हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी और दे रहा हूँ कि लाउड स्पीकर में जो चुंबक लगा होता है यानी मैग्नेट लगा होता है उसका शेप जो होता है ई आकार का होता है। तो टेम्पोररी मैग्नेट का उपयोग हम लोग टेलीफोन लाउड स्पीकर के साथ साथ जनरेटर में भी करते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर में भी करते हैं। चूँकि क्यों करते हैं कि इसमें जब तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए रहेंगे तभी तक ये मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी रखा होगा, अन्यथा इसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होगी, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी रिमूव्ड बाय सीरीज कैपेसिटर और एक्स बाई आर रेशियो को अगर बढ़ा देते हैं तब भी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो होती है वो रिमूव हो जाती है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है क्या, तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मित्रों एक तरह का टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस क्या है कि अगर मान लीजिए कोई पावर सिस्टम है वो एक नॉर्मल वे में अगर चल रहा है और उसमें एकाएक कई तरीके की फॉल्ट आ जाती है। मान लीजिए उसमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया, ओवर करंट फॉल्ट आ गया, लाइन टू लाइन फॉल्ट आ गया। इन फॉल्ट होने के बाद भी अगर वो ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमेटिक खुद को एक सेफ कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में वापस ला दे रहा है तो इस कंडीशन को प्राप्त करने की क्रिया जो होती है वो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कहलाती है। अगर लार्ज ट्रांसबुलेंस फ्लो टर्बुलेंस फ्लो के बाद यानी लार्ज विकृतियों के बाद ट्रांसमिशन सिस्टम या फिर पावर सिस्टम वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में लौट आता है तो वो जिसके थ्रू आता है वो होता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को बढ़ाया किससे जाता है या फिर इन कंडीशन को हटाने के लिए रिमूव करने के लिए हम सीरीज कैपेसिटर का उपयोग करते हैं या उस सप्लाई सिस्टम का एक्स बाई आर रेशियो हम लोग बढ़ा देते हैं। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आप समझ गए और इसको हटाने की प्रक्रिया किस किस से करते हैं ये भी आप देख लिए हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी फार्मूला। दो तरह का वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन, ये हम पीएम जैक्सन में पढ़े हुए हैं लेकिन फार्मूला पूछता है तो इसका आप देखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फार्मूला आई इक्वल टू एन ई वी डी। जनरली वी डी यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसके एक तरीके से ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं होता है तो वी डी इक्वल टू आई बाई एन ई, यानी उधर हम लोग ट्रांसफर करके इसको याद कर लेते हैं। एन क्या है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बाकी सबके यानी ई ए आई की इसकी यूजुअल मीनिंग है। ए हमारा एरिया है, ई इलेक्ट्रॉन है और आई हमारा करेंट है।
इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है, इसका फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस पे एग्जाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बना करके प्रश्न आपसे पूछता है। इसमें आर एफ जो है फील्ड रजिस्टेंस है और आई जो है इनपुट रजिस्टेंस है। तो बात करें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी कि उसमें जो सप्लाई हम लोग देंगे वो नेगेटिव टर्मिनल पर देंगे, तो उसका जो वोल्टेज गेन हो जाएगा उसका फार्मूला ये है माइनस आर एफ बाई आर आई। अच्छा, अब वही नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वोल्टेज गेन के लिए हम जब सप्लाई पॉजिटिव टर्मिनल देंगे तो उसका वोल्टेज गेन जो हो जाएगा वो वी ओ बाई वी आई इक्वल टू 1 प्लस आर एफ प्लस आर आई हो जाएगा। यही ध्यान देने की बात है कि नेगेटिव यानी कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में माइनस आर एफ बाई आर आई होता है, लेकिन हमारे पॉजिटिव यानी कि जब हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन निकालेंगे तो 1 प्लस आर एफ बाई आर आई हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के मैंने बताया है। पावर सप्लाई वायरिंग में अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन कनेक्टर का एरिया देखें तो कॉपर के केस में 1.5 mm स्क्वायर का होता है उसका कनेक्टर का साइज, और एल्युमिनियम के केस में हो जाता है 2.5 mm स्क्वायर, यानी 1.5 mm स्क्वायर और 2.5 mm स्क्वायर का। अब मित्रों, हमेशा की तरह मैंने जैसे बताया था कि IER रूल को हम लोग हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। 78, 79 और 80, ये बेसिकली तीनों जो हैं IER के रूल हैं, ये क्लियरेंस बताते हैं। कौन कौन से क्लियरेंस बता रहे हैं? तो 78 जो बता रहा है वो क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड ट्रॉली वायर। तो कंडक्टर एंड ट्रॉली वायर के बीच में अगर क्लियरेंस जानना है तो ये IER रूल 78 से हम लोग याद करते हैं। 79 रूल क्या करता है कि क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ लो वोल्टेज, और या फिर मीडियम वोल्टेज लाइन ले ले या फिर सर्विस लाइन ले ले, यानी किसी बिल्डिंग से लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और सर्विस लाइन वोल्टेज को हम लोग डिस्टेंस को यानी क्लियरेंस को मापते हैं, जिस IER रूल से वो है 79। और लास्ट में 80 जो है यानी 80वां IER रूल क्या बताता है, ये क्लियरेंस देता है बिल्डिंग से वो हायर वोल्टेज के लिए, यानी 79 में था मीडियम, लो और सर्विस लाइन था, वहीं 80 में था वो हायर वोल्टेज के लिए बताता है। तो आज का वीडियो हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे फिर से डोज 8 की वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।